रात अपने सबसे गहरे रंग में थी, जैसे आसमान ने सारी रोशनी निगल ली हो। देहरादून से मसूरी तक का रास्ता कीचड़ और पानी से चमक रहा था। तेज बारिश ने सड़क के किनारे पत्थरों की रफ्तार छीन ली थी और हर मोड़ के बाद कार की हेडलाइट्स धुंध में गायब हो जाती थी। चार दोस्त आरव, कबीर, छाया और सिया महसूस कर रहे थे कि यात्रा का रोमांच अब थकान बन चुका है। वे लंबी राह और अचानक बदलती मौसम की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए थे। गाड़ी का वाइपर लगातार झटके लगा रहा था। रेडियो पर कोई धीमी आवाज़ गूंज रही थी, पर बारिश की टॉप नोट ने सब कुछ दबा दिया हुआ था। आरएफ, जो ड्राइविंग कर रहा था, शीशे पर चकनाचूर बूंदे देखते हुए बोला, यार अब रात भर चलेंगे तो क्या करेंगे? मसूरी में रात के इस वक्त कमरे मिलेंगे या नहीं पता नहीं। कबीर ने हंसते हुए कहा, रेस्ट हाउस होंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। छाया खिड़की से बाहर झांकते हुए बोल उठी, सड़क का ये हिस्सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी परछाइयां हैं, जैसे कोई हमारी ओर देख रहा हो। सिया ने झट से कपड़े से अपने सिर पर पानी पोंछा और कहा, बस जल्दी किसी छत के नीचे पहुंचना है, इतनी ठंड और पानी में रुकना ठीक नहीं। वे जहाँ भी रुके होटल या बुक्ड थे या इतना महंगा किराया मांग रहे थे कि चारों के बजट के बाहर था। एक रिसेप्शनिस्ट ने तो सीधे कहा, माफ कीजिए, रात में थोड़े महंगे फेरी रूम ही उपलब्ध हैं। वे चारों थके हुए और उलझन में एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार एक छोटे से होटल के बाहर वे एक दो बार ठहरे। होटल का हॉल सन्नाटा लिए खड़ा था। चूने की दीवारों पर पानी की धारियां बन रही थीं। रिसेप्शन पर बैठा आदमी नम आंखों से बोला, ऊपर आखिरी कमरा है, बहुत पुराना है, ठीक से बंद होने वाली खिड़कियां नहीं हैं। कमरे की खिड़कियों से बाहर उगता पेड़ों का अंधेरा देखकर सबने मिलकर कहा, ठीक है, ले लेते हैं, बस सोते ही हैं। कमरे में जैसे कदम रखते ही हवा की खुशबू और नमी ने सबको झकझोर कर रख दिया। दीवारों पर से पुरानी पपड़ी उतर रही थी और खिड़की के बाहर पेड़ों की टहनियां बगल से टकराकर चर चर कर रही थी। छाया ने खिड़की के पास जाकर देखा, धुंध में कुछ काली परछाइयां पेड़ों के पास लटकी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, वहां कुछ खड़ा दिखा, पर कोई चेहरा दिखा नहीं। कबीर ने मजाक में कहा, यार तू सच में डरपोक है, ये सब धुंध का नाटक है। पर उसकी हंसी में कुछ जोर नहीं था। सिया धीरे धीरे चादर ओढ़कर बैठ गई, पर आंखें बंद न हुईं। तीनों ने नजरें मिलाई और अनजाने में सब कई बार दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगे। हर बार बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, सिर्फ पेड़ों की अनिश्चित परछाइयां और बारिश की रिमझिम थी। कमरे के उन अजीब से माहौल ने सबको परेशान कर दिया। थोड़ी देर बाद आरव ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, होटल ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं, रास्ते पर कहीं बाहर टेंट लगा लेंगे, सुबह तक आराम कर लेंगे। कबीर ने तुरंत सहमति दी, हाँ टेंट अच्छा रहेगा, एडवेंचर भी बन जाएगा। छाया और सिया दोनों ने हाँ कर दी, पर उनके चेहरों में डर की परत थी। वे सब होटल से बाहर निकले। बारिश अभी भी जोरों पर थी। होटल के सामने एक छोटी सी दुकान जलती हुई लालटेन के साथ खुली हुई थी। वहाँ एक बूढ़ा दुकानदार खड़ा था। उसकी आंखों में लात की थकान और कुछ ऐसा था कि उसने चारों को देखकर किनारे हटकर कहा, बाहर मत रुकना, यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। आरव ने मुस्कुराकर उसे कहा, हमें बस टेंट लगानी है, कोई बड़ी बात नहीं। दुकानदार की आवाज़ धीमी और गंभीर रही, मत लगाना, यहाँ रात होते ही कुछ चलता है, जो दिखता है वो सिर्फ परछाई नहीं होती। सभी ने उसकी चेतावनी को हंसी में टाल लिया। आदमी उनके पीछे खड़ा रहा और लालटेन की टिमटिमाती आंच उसकी आंखों में कुछ और ही बताती रही। वे जंगल के किनारे एक खाली सी जमीन पर पहुंचे, जहां पुरानी रेत और पत्थर बिखरे थे। कार की टेढ़ी मेढ़ी रुकावटों के बीच उन्होंने टेंट फैलाया। हवा की ठंड ने उनके हौसले जरा थोड़े धीमे किए, पर कबीर चटखी मिजाजी में टेंट के अंदर सामान सजाने लगा। मशाल की जली सी रोशनी टेंट के भीतर के कपड़ों पर अजीब सी लालिमा बिखेर रही थी। सब ने मिलकर कुछ स्नैक्स निकाले, चाय बनाई और भीतर एक तरह का आराम बैठाने की कोशिश की। हंसी मजाक, पुराने किस्से, गाने और तबीयत संभालने की बातें। पर बाहर हर चीज कुछ अलग तरह की प्रतीत हो रही थी। पेड़ों की परछाइयां टेंट की बाहरी दीवार पर अटक कर घूमती और हवा के झोंके में एक तरह की सरसराहट, एक फुसफुसाहट आती, जो कभी कभी नाम जैसे सुनाती थी, कभी कभी बस कुछ मीठा सा सरसरा कर गुजर जाती थी। रात गहराती रही। चारों धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गए, मशाल बीच में रखी। टेंट का कपड़ा रात की नरमी से चिपक रहा था। तभी अचानक किसी ने सुना, टेंट की दीवार पर धीरे धीरे एक स्याह परछाई उभर आई। वो एकदम असामान्य थी। किसी मानवीय आकार की परछाई तो दिख रही थी,
पर चेहरा, ना आंखें न नाक, बस एक तकलीफदेह गहरी स्याही। यदि आप उसे पकड़ पाते तो शायद सिर्फ एक साया दिखता, पर वो साया जैसे खुद में जीवन भर लिए हुए था। छाया ने धीरे से कहा, वो टेंट के बाहर कुछ खड़ा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर सबने धीरे से कहा, ठीक है, शायद कोई जंगली जानवर हो। पर उस परछाई ने कोई आवाज़ नहीं की। वो सिर्फ टेंट की दीवार पर एक जगह टिककर कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे इधर उधर सरकने लगी, मानो आसपास चक्कर लगा रही हो। तभी टेंट की दीवार पर जैसे किसी ने हाथ रखा हो, मगर हाथ इंसानी जैसा नहीं था। वो एक लंबी पतली परछाई की उंगली थी, जैसे धुंध में बनी एक तीखी रेखा। कपड़ा अंदर की ओर उभर गया। आरव ने टॉर्च उठाकर बाहर झांका। बारिश, पेड़ और धुंध ही धुंध, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। लौ की रोशनी पर टेंट पर उभरी परछाई पिघल सी गई। भीतर आरव ने जिप को कसकर बंद किया और सबको कहा, कोई नहीं, सो जाओ। पर नींद किसी को नहीं आई। चारों के दिल की धड़कनें उस चर्चा की तरह तेज हो रही थीं, जो चल तो रही थी पर कोई शब्द पूरा न कर पाए। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, और सब एक दूसरे को ढांकते रहे। आधी रात को अचानक तेज आवाज से कुछ हिल उठा। टेंट की जिप अपने आप नीचे सरकने लगी। कपड़े के ऊपरी हिस्से में से एक छोटी सी श्वास दबी हुई सी आई और बाहर की धुंध की ओर खींचने लगी। धीरे धीरे जिप खुली और एक काली सी परछाई भीतर आई। ना वो कुछ दिखा रही थी, ना आवाज कर रही थी, पर जैसे ही उसने टेंट के अंदर का हल्का उजाला छुआ, हवा ठंडी होकर सिहर उठी। उस परछाई ने चारों के ऊपर से धीरे से गुजरकर कबीर के कान के पास झुककर कुछ कहा। कबीर ने अचानक आंखें बंद कर ली, ठंड से कांपने लगा। फिर उसके भीतर से एक अजीब सी गूंज सी निकली, मानो कई आवाजें एक साथ मिलकर बोल रही हों। आरव ने झट से उसे पकड़कर हिलाया। कबीर, क्या हो रहा है? कबीर का चेहरा बदल चुका था। उसके होठों पर अब किसी और की मुस्कान थी। छाया ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। सिया जोर से रोने लगी। आरव ने मशाल की लौ को और तेज कर दिया। वो परछाई एक अजीब नियत से कबीर की ओर बढ़ी और फिर उसके ऊपर चिपककर अंदर चली गई, मानो धुंध ने किसी रूप में शरीर में प्रवेश किया हो। कबीर का बदन सिहर कर कांपा और वो अचानक अजीब भूली सी हंसी हंसने लगा। उसने अनगिनत आवाजों में धीरे से कहा, आओ, यहाँ हमारा घर है। आरव ने उसे पकड़े रखा, मगर कबीर अचानक ऐसा झटका खाया जैसे किसी ने उसे भीतर से खींच लिया हो। उसकी आंखें कुछ पल के लिए अप्राकृतिक रूप से खाली हो गई। फिर उसने अचानक टेंट से उठते हुए शांत पर कठोर स्वर में कहा, बाहर आ जाओ। आरव ने उसे रोका। अबे कबीर, क्या कर रहा है तू? वापस आ। पर कबीर ने ऐसे कदम उठाए जैसे कोई मशीन उसे चला रही हो। वो टेंट खोलकर बाहर निकल गया और घने अंधेरे में चला गया। पर उसका कदम साधारण इंसानी कदम जैसा नहीं था। वो असंगत, धीमा और निश्चित था, मनो कोई दूसरी ताकत उसे खींच रही थी। छाया और सिया चिल्लाईं, लेकिन उनकी आवाज़ धुंध में चुप हो गई। आरव उन दोनों को घुटनों पर पकड़े खड़ा रहा, अंदर सांसें रुकी हुई। रात अपना सबसे डरावना अध्याय खोल चुकी थी। वे घनघोर अंधेरे और फुसफुसाती परछाइयों के बीच खड़े थे। कबीर की परछाई जब कृत्रिम रूप से अजीब लग रही थी, पेड़ों की छाया में अटकी हुई देखी जा सकती थी। एक लंबी फैलती हुई स्याही जो कबीर के शरीर से दूर होकर भी उसे घेर रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, वे देखते रहे कि कबीर का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता, बिना वजह अपना सिर तिरछा कर लेता और किसी को चिढ़ाते हुए ऐसे बोलता जैसे किसी दूसरे की आवाज़ अंदर से झांक कर आ रही हो। कभी कभी उसकी बातों की ज़बान उलझ जाती। वो बेवजह किसी नाम का उच्चारण करता, एक पुराना नाम जो किसी ने सुना न हो, पर रात की हवा में वो नाम एक श्रद्धांजलि की तरफ फैल जाता। घंटों तक वे ऐसे ही थोड़े थोड़े शब्दों और परछाइयों के खेल में फंसे रहे। और सुबह की मंद सी रोशनी जब धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर से उतरने लगी, तो एक अजीब शांति ने जगह बनाई। कबीर, जो पूरी रात में कई बार गायब हुआ था, एकदम सामान्य से ज़्यादा थका हुआ लेकिन सचेत रूप में अपनी चादर में पड़ा मिला। उसकी आंखों में कुछ तो था, मानो उसने हमसे अलग कोई रात देखी हो। छाया ने उसे छुआ। उसका स्पर्श ठंडा और सामान्य था। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? कबीर ने कुछ पल ठहर कर देखा और फिर सामान्य आवाज में बोला, हाँ, लगता है सो गया था।
पर उसकी आवाज में एक खालीपन था जो किसी गहरी चीज की गवाही दे रहा था। सुबह की किरण, सुबह का उजाला पूरी तरह जंगल पर उतर आया था। रात की वो नमी और सन्नाटा अब चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की धूप से धीरे धीरे मिट रहा था। पर चारों दोस्तों के दिलों पर जो बोझ बैठ गया था वो अभी भी वैसे का वैसा ही था। कबीर, जो रात भर किसी और का हो गया था, अब थका हुआ लेकिन सामान्य बैठा था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, पर आंखों की गहराई में कुछ अनकहा रह गया था। छाया ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और पूछा, तो ठीक है ना? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज़ में खालीपन था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि रात को क्या हुआ। बस इतना लगा कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, जैसे कोई मुझे अपने साथ ले जाना चाहता हो। आरव ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा। उसके दिल में डर और राहत दोनों थे। उसने धीरे से कहा, शुक्र है सुबह हो गई, वरना पता नहीं क्या होता। चारों भारी कदमों से उस बूढ़े दुकानदार के पास वापस लौटे। बूढ़ा वहीं बैठा था। लालटेन अब बुझ चुकी थी और उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सा दुख था। उसने उन्हें आते ही कहा, रात कट गई, इसका मतलब किस्मत तुम्हारे साथ थी। मैंने कहा था ना, मत रुकना यहाँ। आरव ने धीरे से जवाब दिया, हमने आपकी बात हल्के में ली, सोचा कि बस डराने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन जो हुआ वो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, इन पहाड़ों में रात और दिन की सीमा अलग होती है। दिन में जो जगह तुम्हें सुंदर लगती है, वही रात को अपना असली चेहरा दिखाती है। यहाँ की मिट्टी में पुराना खून है, पुराने दुख हैं, और वो आत्माएं, वो अब इस जगह से बंध चुकी हैं। इसलिए मैंने मना किया था। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में सुबह ना हुई होती तो शायद हम चारों वापस कभी घर ना जा पाते। बूढ़ा सिर हिलाता रहा और बोला, यही सीख है, बड़ों की बात को कभी नज़रअंदाज मत करना। हमने जो भोगा है उसी से सीखकर तुम्हें चेतावनी देते हैं। चारों दोस्त चुप रहे। उनके दिल में अजीब सी खामोशी भर गई थी। कुछ देर बाद जब कार की खिड़की से सूरज की पहली सीधी किरणें अंदर आईं, तो उन्हें पहली बार सुकून महसूस हुआ। उन्होंने कार का इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे पहाड़ की घुमावदार सड़क से नीचे उतरने लगे। कबीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अंदर कहीं गहराई में डर अभी भी बाकी था। छाया और सिया चुप थीं। आरव गाड़ी चला रहा था। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस सभी मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये रात कभी नहीं भूलेंगे। जब कार देहरादून की रोशनी में दाखिल हुई तो उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि वो सच में बच निकले हैं। लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक ही बात थी, बड़ों की चेतावनी हमेशा अनुभव की स्याही से लिखी होती है, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चारों दोस्त अपने अपने घर पहुंच गए। जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन वो रात, वो टेंट, वो परछाई हमेशा उनकी यादों में जिंदा रही। और उस रात के बाद वो कभी भी पहाड़ों में अंधेरा ढलने के बाद टेंट लगाकर नहीं रुके।